हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, जो एमपीपीएससी के लिए बहुत ही जरूरी है। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इससे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे और एमपीपीएससी के अलावा और भी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये किसके लिए काम करता है? तो यह आयोग बच्चों के संरक्षण के लिए काम करता है। बच्चों पर जो अत्याचार होता है या इनका जो यौन शोषण होता है, इनसे इन बच्चों को बचाता है यह आयोग। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जिसको इंग्लिश में नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ राइट्स, मतलब बच्चों का जो अधिकार होता है तो उनको सुरक्षित रखने के लिए इस आयोग की स्थापना हमारे भारत में की गई है। और इसका जो आपने देखा होगा कि इसका जो नारा होता है या इसका जो स्लोगन होता है वो है भविष्य रक्षति रक्षित है। तो बच्चों के भविष्य की रक्षा करना ये आयोग की जिम्मेदारी है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना होगा। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन फॉर राइट्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीपीसीआर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कभी कभी क्या होता है, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? या यूं भी पूछ सकता है कि एनसीपीसीआर का शॉर्ट फॉर्म या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यह आयोग पूर्णतः बच्चों की सुरक्षा करने के लिए समर्पित है और बच्चों के हितों की रक्षा करता है, बच्चों को यौन शोषण से बचाता है और तमाम प्रकार की जो भी समस्याएं होती है बच्चों की, उन सभी समस्याओं को समाप्त करता है फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, इससे पहले विश्व में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे विश्व में सबसे पहले एक संगठन है जिसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की स्थापना की जाती है। तो ये यूनिसेफ भी क्या करता है? तो यह भी बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? यूनिसेफ का। तो ये आपको याद रखना होगा। कई बार आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ कहते हैं। और यूनिसेफ का जो लोगो होता है, तो यूनिसेफ का लोगो कुछ इस प्रकार से होता है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब जिस यूनिसेफ की बात कर रहे हैं, तो विश्व के स्तर पर ये बच्चों की सुरक्षा करता है, बच्चों को अत्याचार से बचाता है और बच्चों के साथ जो यौन शोषण होता है, तो यौन शोषण से उनको बचाना और उनकी सुरक्षा करना, ये संगठन महत्वपूर्ण कदम उठाता है पूरे विश्व के स्तर पर। अब जिस यूनिसेफ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना होगा कि इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके सहायता से की गई थी या किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? तो आपको याद रखना होगा कि इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, एक भाग, एक हिस्सा है महासभा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाग है, इसका हिस्सा जिसका नाम है जनरल असेंबली या महासभा। तो इस महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को इस यूनिसेफ की स्थापना की जाती है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बना हुआ है? तो आपको ध्यान रखना होगा न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क ये कहाँ पर आता है? तो यूएसए में आता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। और इसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क ये कहाँ पर आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है जो उत्तर अमेरिका में आता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम सिर्फ अमेरिका अगर कहें तो ये सही नहीं होता, क्योंकि अमेरिका तो क्या है? तो अमेरिका में उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका।
और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, और इसी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं, तो उसका भी हेडक्वार्टर, इसका भी मुख्यालय यहीं पर न्यूयॉर्क में है। तो दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो जिस यूनिसेफ की हम लोग बात कर रहे हैं, इस यूनिसेफ का उद्देश्य क्या होता है, तो जब विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे जनसंहार हुआ था, कई लोगों की इसमें जान चली गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए राष्ट्र थे और उन राष्ट्रों के जो बच्चे थे, उन बच्चों को खाना और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये उसका उद्देश्य था उस समय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का। ठीक है, तो जो यूनिसेफ होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जानते हैं फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इसका उद्देश्य है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश नष्ट हो गए थे, जो देश खत्म हो चुके थे, समाप्त हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, और उनके जो बच्चे थे वह उन देशों के, तो उन देशों के बच्चों को खाना देना और उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य था। फिर इसके बाद में देखिए आगे क्या हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि फिर 1953 में 1953 में, तो आपको याद रखना होगा कि जो यूनिसेफ था इसका स्थापना वर्ष क्या है, तो 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हो जाती है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फिर इसके बाद में इसको 1953 में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्थायी सदस्य बन गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई, और इसके बाद में 1953 में 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का एक स्थायी सदस्य बन जाता है। इसके बाद फिर उस समय जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का मेंबर बना था, स्थायी मेंबर बना था, परमानेंट मेंबर बनता है, तो उस समय इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका नाम था। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो यूनिसेफ था इसका पहले क्या नाम था, तो आपको याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये इसका पहले नाम था। ठीक है, 1953 से पहले। और फिर जब 1953 में ये यूनिसेफ यूएनओ का मेंबर बन जाता है, तो उस समय इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो उस समय नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसका नाम कर दिया गया था फ्रेंड। आ गया समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जिस यूनिसेफ की हम लोग बात कर रहे हैं, इस यूनिसेफ के द्वारा ही एक चिल्ड्रन डे की शुरुआत की गई है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, भविष्य के बच्चों के कल्याण को बढ़ावा, ये बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, बच्चों को और आगे बढ़ावा देने के लिए उनको बताइए कौन सा डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। और ये वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा 20 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला देखिए यूनिसेफ का वर्क क्या होता है, यूनिसेफ का काम क्या है। तो देखिए इसमें इसका पहला काम यह होता है कि यूनिसेफ कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो महत्वपूर्ण कार्य जैसे जो बच्चे होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक के टीके बच्चों को प्रदान करना, बच्चों को टीके लगाना, जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनको टीके लगाना, उनको बीमारियों से बचाना। इसके बाद में जो HIV पीड़ित बच्चे हैं, ठीक है, अब HIV क्या होता है, एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो HIV वायरस से या HIV से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनकी माताओं के लिए दवा, ठीक है, उनकी माताओं के लिए दवा, और इसके बाद में उनको कुपोषण से बचाना। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाना है, उनको कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ उन्हें प्रदान करना है, और इसके बाद में आकस्मिक आश्रय आदि उन्हें प्रदान करना है। ये इसका पहला महत्वपूर्ण काम है यूनिसेफ का, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला काम क्या है इसका, तो अगला काम हो जाता है कि यह नीतियां बनाता है और साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान करता है। यह आयोग क्या काम करता है, तो इसमें हम देखते हैं कि यह आयोग
बच्चों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाता है और इसके बाद में वित्तीय और जो प्रशासनिक योजनाएं हैं ऐसे कार्यक्रमों को भी यह स्वीकृति प्रदान करता है। तो विश्व के स्तर पर बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्य चलाए जाए, बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए जिनसे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है, इसके लिए आयोग काम करता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका देखिए, अगला काम होता है कि बच्चों का विकास करना। ठीक है, इसके बाद फिर उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। तो बच्चों का विकास कैसे होगा, तो उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है और इसके बाद में लिंग के आधार पर उन्हें समानता प्रदान करना होगा। तो लिंग के आधार पर समानता कैसे, तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे भेदभाव को समाप्त करना, ऐसे लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव को दूर करना, ये इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद में बच्चों को हिंसा से बचाना। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे अवैध कार्य करवाया जाता है और उनको साथ बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। तो ऐसे बच्चों को हिंसा से बचाना है। इसके बाद में उनका जो शोषण होता है, शारीरिक शोषण हो चाहे मानसिक शोषण हो, इनसे उनको बचाना है। इसके बाद में उन्हें बाल श्रम, ठीक है, तो बाल श्रम का विरोध करना है। इसके बाद फिर HIV एड्स, इससे उन्हें बचाना होगा। तो HIV एक वायरस होता है और इससे जो बीमारी होती है उसको हम एड्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि बच्चों के अधिकारों के लिए वैधानिक संघर्ष करना। मतलब पूरे विश्व के स्तर पर बच्चों के लिए कुछ कानून ऐसे बनवाना जिनसे बच्चों की सुरक्षा की जा सके, बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्य किया जा सके और उन पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो। इसके लिए ये यूनिसेफ कार्य करता है फ्रेंड। तो ये इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए कि हमारे भारत में अब हम जिस राष्ट्रीय बाल संरक्षण या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात कर रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले उसका थोड़ा इतिहास हमें जानना होगा कि हमारे भारत में इस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कैसे हुई। तो इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पूरे विश्व में घटी है, या मतलब इससे पहले कुछ ऐसे कार्य किए गए थे जिसे जानना हमें जरूरी होता है। तो देखिए इसमें इसका इतिहास क्या होता है या इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। तो 20 नवंबर 1989 की बात है। तो 20 नवंबर 1989 को, ठीक है, तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय या समझौता किया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने समझौता किया और सभी देशों से कहा कि हमें पूरे विश्व के स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम बच्चों के अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए अगर महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे या महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाएंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। इसलिए 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक समझौता किया जाता है जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता। ये इस पर हस्ताक्षर किया जाता है फ्रेंड। इसके बाद फिर इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग UNCRC भी इसको कहते हैं। आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों के अधिकार को या बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा एक समझौता किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा UNCRC, जिसको इंग्लिश में हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में सितंबर 1990 की बात है कि सितंबर 1990 में, सितंबर 1990 में क्या हुआ था, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समय समझौता लागू हुआ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 20 नवंबर 1989 को, नवंबर 1989 को यह समझौता होता है और सितंबर 1990 में मतलब ठीक उसके एक साल के बाद में ये समझौता विश्व के स्तर पर लागू हुआ। विश्व के सभी देशों ने इसको लागू किया। किसको, ये समझौते को, ये जो UNCRC था इसको पूरे विश्व के स्तर पर लागू किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता ये विश्व के स्तर पर लागू हुआ। ध्यान रखना फ्रेंड कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है तो ये पूरे विश्व के स्तर पर
शासन व्यवस्था को संचालित करता है, किस देश में कैसा व्यापार हो, इसके बाद में बालकों के अधिकार कैसे सुरक्षित रखे जाएं। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, तो पूरे विश्व के स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ इन व्यवस्थाओं को संचालित करता है। इसके बाद फिर अगला जाता है 11 दिसंबर 1992 की बात है। तो 11 दिसंबर 1992 में हमारे भारत ने भी इस CRC पर हस्ताक्षर कर दिया था। आगे समझ में, तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, इस पर हमारे भारत ने भी 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर कर दिया। और हमारे भारत ने भी कहा कि हम भी हमारे भारत में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना करेंगे, एक संस्था की स्थापना करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि मई 2002 की बात है। तो मई 2002 में संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज बालकों के लिए विश्व में उपयुक्त हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर एक दस्तावेज तैयार किया बालकों के संरक्षण के लिए, और यह फिर मई 2002 से उपयुक्त माना गया और विश्व के स्तर पर इसे फिर लागू भी किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार के लिए एक समझौता किया था, तो बताइए कब किया था। तो ये डेट आपको याद रखना होगा, 20 नवंबर 1989 को। फिर इसके बाद में इसे लागू कब किया जाता है, तो सितंबर 1990 को। फिर इसके बाद भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया समझौते पर, तो 11 दिसंबर 1992 को। फिर इसके बाद में इन बालकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जो पूरे विश्व के लिए उपयुक्त हुआ। तो ये कब से, ये दस्तावेज कब तैयार किया था इसने, तो आपको याद रखना होगा मई 2002 की बात होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मई 2002 की बात है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला जाता है कि बालकों की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में बालकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इनके हितों की रक्षा करने के लिए, इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारी संसद ने कुछ अधिनियम पारित किए हैं। तो वे कौन कौन से अधिनियम है, तो देखिए इसमें पहला अधिनियम आ जाता है कि बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने देखा होगा फ्रेंड कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों से कुछ लोग काम करवाते रहते हैं और बच्चे कुछ नहीं बोलते, डर के मारे ये बच्चे काम करते रहते हैं, जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता है। तो ऐसे जबरदस्ती काम को रोकने के लिए या उनसे जबरदस्ती जो कार्य करवाया जाता है उसको बंद करने के लिए हमारी संसद ने एक अधिनियम पारित किया, और उसका नाम क्या हुआ, तो उसका नाम हुआ बाल श्रम निषेध अधिनियम या कानून 1986। ठीक है, तो बालकों से जो जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था, उनको मार पीट कर काम करवाया जाता था, तो जबरदस्ती उनसे कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। इसके लिए कानून पारित किया गया 1986 में, जिसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। अब इसमें क्या प्रावधान होता है फ्रेंड, तो इसमें प्रावधान किया जाता है कि हमारे भारत में अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, ठीक है, तो जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, तो ऐसे बच्चे को किसी भी कोई सा भी कार्य हो, कोई छोटा कोई भी उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, या इसके अलावा और कोई सा कारखाना हो जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे किसी भी कारखाने में या ऐसे किसी भी उद्योगों में या किसी अवैध पैसे में, और ऐसे लगभग कि 57 प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है, इनमें कार्य करने से मना किया गया है। और अगर कोई भी ऐसा कार्य करवाता है इन बच्चों से तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी संकट में, नियोजन में इन्हें नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा बच्चों से जिनसे उनके जीवन को खतरा हो, उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य बच्चों से करवाता है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये इस अधिनियम में स्पष्ट लिखा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी अवैध कार्य करवाना ये कानूनन जुर्म है, तो बताइए ऐसा किस अधिनियम में प्रावधान था। तो ये अधिनियम का नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो अधिनियम कहो, कानून कहो या विधि कहो, सबका एक ही अर्थ होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। अब इसके बाद देखिए आगे अगला जाता है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये 2005 में पारित किया जाता है। और इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया था, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक आयु के जितने बच्चे होते हैं, इनकी सुरक्षा करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए भारत में एक आयोग की स्थापना की जाएगी। इसका प्रावधान इसमें किया गया था फ्रेंड।
तो इसको मैं विस्तार में आपको आगे बताऊंगा। अभी तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए आप कि हमारे भारत में 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो ये अधिनियम में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमारे भारत में जो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी पहले कर दी जाती थी। तो ऐसे बाल विवाह अब नहीं किए जाएंगे, और अगर ऐसा कोई बाल विवाह कोई भी व्यक्ति करता है, अपने बच्चों का बाल विवाह करता है, तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए फ्रेंड। तो पहले तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि यह अधिनियम लागू कब होता है। तो यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू होता है। ठीक है, तो इस अधिनियम का नाम क्या था? इस अधिनियम का नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। कब लागू हुआ था ये? 2007 को यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अक्टूबर 2017 में, ठीक है, तो अक्टूबर 2017 में हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल वधू के साथ यौन अपराधीकरण के बारे में एक निर्णय दिया, और इसलिए भारत के आपराधिक न्यायशास्त्र में एक अपवाद को भी इसने हटा दिया है, जो उन पुरुषों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता था जिन्होंने अपनी छोटी पत्नियों के साथ बलात्कार किया था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया 2017 में कि अगर कोई पुरुष है और उसकी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है, मतलब वह किस में आती है, तो वह बाल विवाह के अंतर्गत अगर वह स्त्री, अगर वह लड़की आती है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, तो अगर ऐसी पत्नी के साथ कोई बलात्कार करता है कोई पुरुष, तो उसे भी सजा दी जाएगी। ये इस कानून में प्रावधान कर दिया गया। हमारे अक्टूबर 2017 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया था, या सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा या निर्णय दिया था। आगे समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो फिर से समझिए इसका मतलब क्या हो जाता है कि अक्टूबर 2017 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी बाल वधू है, बाल वधू मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, और अगर ऐसे बाल वधू के साथ कोई भी पुरुष बलात्कार करता है, ज्यादती करता है, जबरदस्ती करता है, तो ऐसे पुरुष पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए कि इस अधिनियम के तहत लड़के और लड़कियों की आयु, शादी की उम्र कितनी तय की गई है। तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अगर लड़की की शादी करना है तो लड़की की शादी 18 वर्ष से कम में नहीं करना चाहिए, और अगर 18 वर्ष से कम कर रहे हैं उसकी शादी, तो 18 वर्ष से कम आयु है किसी लड़की की, तो समझना कि उसको किस में शामिल किया जाएगा? बाल विवाह में शामिल किया जाएगा। और लड़कों की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लड़कों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगर 21 वर्ष से कम आयु है किसी लड़के की और उसकी यदि शादी कर रहे हैं तो उसे बाल विवाह में शामिल किया जाएगा, और अगर ऐसा कोई बाल विवाह कर रहा है तो ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। तो ये जितने भी अधिनियम बनाए हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने जितने भी अधिनियम बनाए हैं, ये सारे अधिनियम बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम पारित किए गए संसद के द्वारा। बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए, बच्चों को उनके कल्याण के लिए ये अधिनियम पारित किए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों के जब बचपन में शादी कर दी जाएगी तो कब क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सरकार ने इस बाल विवाह पर रोक लगाई है इस अधिनियम के माध्यम से। तो आज आप देख भी रहे, तो धीरे धीरे हमारे भारतीय समाज में काफी सुधार हो रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि 2006 से पहले हमारे यहाँ पर कभी 15 साल की लड़की होती थी, कभी 16 साल की, लड़का कभी 18 साल 20 साल का होता था और इनकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर अगला अधिनियम देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002। अब 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या प्रावधान किया गया था फ्रेंड? तो इस अधिनियम में या इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि हमारे भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कुछ प्रावधान किया जाएगा, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा इन्हें प्रदान की जाएगी। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारे भारत में 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो जो 6 वर्ष का बच्चा है और 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं इनको फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चा, मतलब जो भी बच्चा पढ़ेगा पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क इन्हें प्रदान किया जाएगा और यह इनके लिए शिक्षा अनिवार्य होगी। ये शिक्षा तो उन्हें प्रदान करनी ही पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इसी संशोधन में क्या हुआ, तो इसी संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है। फिर तो एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम क्या है, अनुच्छेद 21 का खंड ए। तो अनुच्छेद 21 का खंड ए इसमें जोड़ा जाता है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। आ रहा समझ में? तो शिक्षा का अधिकार अब क्या है बच्चों का, तो शिक्षा का अधिकार बच्चों का अब है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये मौलिक अधिकारों का यदि कोई भी व्यक्ति हनन करता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद फिर अगला क्या हुआ, अगला इसमें आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 51 का खंड अ। अब अनुच्छेद 51 का खंड अ, इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो भी बच्चा है, ठीक है, उसके माता पिता हो या उसका जो भी अभिभावक है, पेरेंट्स या उसका गार्जियन जो भी है, तो उनके लिए कर्तव्य बना दिया गया। तो एक तरफ तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से, और दूसरी तरफ कि जो भी माता पिता हैं या जो अभिभावक हैं उनके लिए कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51 का खंड अ। और अनुच्छेद 51 संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4A के खंड, संविधान के भाग 4 के खंड ए और अनुच्छेद 51 का खंड अ, इसमें ये कर्तव्य जोड़ दिया गया माता पिता का कि इनके परिवार में, इनके घर में अगर कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष तक का है तो ये माता पिता, ये अभिभावक उस बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। ये उनका कर्तव्य बना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर एक अनुच्छेद और आपको ध्यान रखना होगा इससे से रिलेटेड, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में, अनुच्छेद 45 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये अनुच्छेद 45 में था बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो यहाँ से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ से हटाकर इसको संविधान के अनुच्छेद 21 के खंड अ में जोड़ दिया गया और अब ये बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार है। आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार ये किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा ये 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। आ गया समझे फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसी को राइट टू एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार था। अब इसके बाद में क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 खंड ए में क्या लिखा हुआ है, इसके बाद में यह कब जोड़ा गया, फिर इसके बाद माता पिता या अभिभावक का जो कर्तव्य है यह कब जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, यह मूल कर्तव्य है, यह 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था इस संशोधन अधिनियम के तहत। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे देखिए, अगला आ जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए तो देखिए इसमें। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये जब पारित होता है तो इसमें सभी जातियों के बच्चों को, सभी जातियों के बालकों को और बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, कोई सी भी जाति का बच्चा हो, तो इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी को हम RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन इसे कहा जाता है। तो जितने भी बच्चे हैं किसी भी जाति का हो, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये अनिवार्य शिक्षा होगी। सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। ये राज्य का कर्तव्य है, इस अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए आपने देखा होगा कि राज्यों में, मध्य प्रदेश में या और किसी भी राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, तो 6 to 14 ईयर तक के जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें यह शिक्षा फ्री में दी जाती है। इसका 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को
4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको बहुमत से पारित कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर 1 अप्रैल 2010 से, तो 1 अप्रैल 2010 से ये हमारे पूरे भारत में लागू हो गया, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। और जो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम या बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, तो इसमें कुछ धाराएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब जो इसकी धारा 1 थी, तो धारा 1 तो इसकी परिभाषा को परिभाषित करती है कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, तो इसमें इसकी परिभाषा लिखी हुई है। तो सारी धाराएं हम इसको नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब धारा 2 में क्या लिखा है, तो धारा 2 में लिखा है कि अध्यक्ष आयोग के गठन, इसके बाद में सदस्य एवं अधिसूचना को परिभाषित करता है। तो धारा 2 में क्या लिखा है, तो ये जो आयोग होगा, तो बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों की सुरक्षा के लिए एक आयोग होगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा। और इस आयोग में कौन कौन होगा, तो इसमें अध्यक्ष होंगे, मतलब एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। ठीक है, ये इसमें लिखा है धारा 2 में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दूसरा, अगली आती है धारा 3। धारा 3 में लिखा हुआ है कि आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस आयोग का गठन कौन करेगा, तो इस आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में इसमें कम से कम 2 महिलाएं और 6 सदस्य इसमें जरूर होंगे। आ गया समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा में लिखा हुआ है कि आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो ये धारा 3 आपको याद रखना होगा। और इसमें कम से कम 2 महिलाएं होगी और कुल 6 सदस्य होंगे, और इन 6 सदस्यों में से कम महिलाएं कितनी होगी, 2 होगी। तो बताइए यह किस धारा में लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना होगा धारा 3 में। इसके बाद फिर अगली धारा आ जाती है, इसमें देखिए धारा 4। अब धारा 4 में क्या लिखा है, आपको याद रखना होगा कि जितने भी अधिनियम पारित होते हैं, जितने भी एक्ट पारित होते हैं, उन सभी अधिनियमों में, उन सभी कानून में धारा लिखी जाती है। आ रहा समझ में। और हमारा जो संविधान होता है, तो संविधान में अनुच्छेद लिखे गए हैं। ठीक है, अब इन धाराओं का जब कोई भी अधिनियम तैयार किया जाता है, या जब कोई भी अधिनियम हमारी संसद द्वारा पारित किया जाता है, और इस अधिनियम में जो धाराएं लिखी जाती है और इन धाराओं का जो भी उल्लंघन करता है, फिर उन्हें उसके बारे में सजा का प्रावधान भी किया जाता है इन्हीं धाराओं में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये धाराएं सिर्फ किस में होती है, सेक्शन किस में होते हैं, ये अधिनियम में होते हैं, और अनुच्छेद किस में होते हैं, हमारे संविधान में। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो अगली धारा 4 आती है, तो धारा 4 में लिखा है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके बाद में केंद्र सरकार तो इसकी नियुक्ति करेगी, पर किसकी सिफारिश पर, तो एक समिति होगी जिसमें 3 सदस्यीय चयन समिति होगी। कौन होगा, तो इसमें 3 सदस्यीय चयन समिति होगी, और ये समिति की सिफारिश पर हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा, जब ये बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम आयोग मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस समय इनका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन होंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें इस अधिनियम की अगली धारा होती है धारा 5। अब इस धारा 5 में क्या है, धारा 5 में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी पदावधि का प्रावधान है। फिर इनकी सेवा शर्तों का भी प्रावधान इस धारा 5 में किया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, कब तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये भी धारा 5 में लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर जो इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है या कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ और उससे पहले भी ये अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहें, तो ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, ये अपना त्यागपत्र ये केंद्र सरकार को देते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होगी और केंद्र सरकार को ये अपना त्यागपत्र देंगे। अगली धारा होती है 6। धारा 6 में क्या लिखा है, तो धारा 6 में लिखा है कि जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन का प्रावधान इसमें किया गया है और इनके भत्तों का प्रावधान है। तो इनके वेतन भत्ते, इनका निर्धारण कौन करेगा, तो इनका निर्धारण हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में आती है धारा 7। अब धारा 7 में क्या है, तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, तो यदि ये गलत व्यवहार में पाए जाते हैं, कदाचार का मतलब बुरा व्यवहार, असमर्थता का मतलब होता है ये काम करने में जब सक्षम नहीं होते, तो ऐसे स्थिति में इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है और इनको हटाने का प्रावधान भी धारा 7 में किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अगली धारा होती है 8। इसमें प्रावधान यह है कि जब इनका पद रिक्त होता है, आ रहा समझ में, अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि रिक्त होता है, खाली होता है, तो 190 दिनों के अंदर इन पदों को भरना जरूरी होगा या इन पदों पर नियुक्ति करना जरूरी होगा। तो चाहे सदस्य का पद खाली हुआ हो या अध्यक्ष का पद खाली हुआ हो, तो अध्यक्ष या सदस्य के नए अध्यक्ष या नए सदस्य की नियुक्ति 190 दिनों के अंदर कर ली जाएगी, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इस पद पर किसी न किसी को नियुक्त कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें धारा 11। अब धारा 11 में क्या लिखा है, तो धारा 11 में है कि इसमें आयोग के सदस्य, सचिव, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ये केंद्रीय अधिसूचना द्वारा की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सदस्य सचिव होगा और इसके बाद फिर एक इसमें अन्य कर्मचारी होंगे, तो इसका जो सदस्य सचिव होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक सचिव लेवल का अधिकारी होगा, उसको यहाँ पर इसका सचिव नियुक्त किया जाएगा। और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त भी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और इनकी नियुक्ति एक केंद्रीय अधिसूचना, एक अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके माध्यम से इनको नियुक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगी, तो हमारी केंद्र सरकार करेगी अधिसूचना के माध्यम से। इसके बाद फिर अगली धारा आ जाती है 13। धारा 13 में लिखा है कि आयोग के विभिन्न कार्य, इसमें क्या लिखा है, तो आयोग को जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद में आती है धारा 15। अब धारा 15 में लिखा है कि जांच के बाद कार्रवाई से संबंधित, जिससे कि बालक को विशेष रूप से न्याय दिलवाया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बालकों पर कोई अत्याचार किया जाता है या उनके साथ कोई भी यौन शोषण किया जाता है या और अन्य गलत प्रकार का कोई भी कार्य उनके साथ किया जाता है बच्चों के साथ, तो इसकी जांच पड़ताल ये आयोग करेगा और जांच पड़ताल करने के बाद में यह कार्रवाई करेगा जिससे उस बच्चे को मिल सके। इसके बाद फिर अगली धारा आ जाती है धारा 16। और धारा 16 में लिखा है कि आयोग अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट देगा। तो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट यह केंद्र सरकार को देगा और केंद्र सरकार अपनी संसद में से प्रस्तुत करेगी। इसके बाद फिर अगर राज्य सरकार संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है तो यह आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो राज्य सरकार को देगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अगली धारा, देखिए इसमें अगली धारा है 17। धारा 17 क्या कहती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य मतलब हमारी सरकार, ठीक है, तो हमारी राज्य सरकार या हमारी केंद्र सरकार, तो राज्य क्या करेगा, तो बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर धारा 17 में लिखा हुआ है कि जो राज्य सरकार होगी तो राज्य सरकार भी एक अपना बालक अधिकार संरक्षण आयोग को गठित कर सकती है और इसका प्रावधान धारा 17 में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगली धारा हो जाती है 18। धारा 18 में लिखा है कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। मतलब जो राज्य सरकार होगी तो राज्य सरकार राज्य के स्तर पर एक बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगी और राज्य सरकार के द्वारा ही इस राज्य के बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगी। ये धारा 18 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगली आ जाती है धारा 19। धारा 19 में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तों से संबंधित है। आ रहा समझ में। तो जो राज्य के स्तर पर बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, इनकी पदावधि कितनी होगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, ये सब इसमें धारा 19 में लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगली धारा आती है 26। इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। अब विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का मतलब ये हो जाता है कि जो राज्य सरकार होगी ये जिले के स्तर पर एक लोक अभियोजक अधिकारी की नियुक्ति करेगी और ऐसे लोक नियोजक जो अधिकारी होगा या जो लोक नियोजक अभियोग होगा तो लोक अभियोजक इसके लिए योग्यता क्या होती है, तो इसको कम से कम 7 वर्ष का वकालत का ज्ञान होना चाहिए या 7 वर्ष तक इसने विधि व्यवसाय किया हो या 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो ऐसे किसी अधिवक्ता को हमारी राज्य सरकार के द्वारा लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और यह जिला स्तर पर कार्य करेगा और बच्चों के
अधिकारों की रक्षा करेगा या उनसे संबंधित अगर कोई भी मामला है तो उसको सुनेगा और बच्चों को सही न्याय दिलाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये थी धारा 26, ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगली धारा आती है 27 धारा या सेक्शन 27। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार राज्य स्तरीय आयोग को अनुदान प्रदान करेगी। अब जो राज्यों के स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाएगी तो इन्हें वित्तीय अनुदान कहां से प्राप्त होगा, तो इन्हें अनुदान हमारी केंद्र सरकार देगी। यह लिखा है धारा 27 में। इसके बाद फिर आती धारा 28। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें राज्य सरकार विधानमंडल में विधि बनाकर अनुदान के रूप में धन सहायता करेगी। तो राज्य सरकार भी इस आयोग को, इस राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार क्या करेगी, तो विधानमंडल में एक विधि बनाकर इस आयोग को सहायता राशि प्रदान करेगी, अनुदान की राशि प्रदान करेगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगली धारा आती है 29। तो धारा 29 या सेक्शन 29 इसमें लिखा हुआ है कि आयोग की लेखा परीक्षा या इसकी लेखा भी की जा सकती है। तो ऑडिट एंड अकाउंटिंग भी की जाएगी, इसका लेखा और लेखा परीक्षण भी किया जा सकता है। और इसका लेखा परीक्षण कौन करेगा, तो इसका लेखा परीक्षण हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर धारा 30, तो सेक्शन 30 में लिखा है कि आयोग के लेखा एवं लेखा परीक्षा या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखा जा सकेगा। तो केंद्र के स्तर पर ये जो केंद्र का आयोग है उसकी रिपोर्ट संसद में, और राज्य के स्तर पर जो राज्य के स्तर पर आयोग होगा इसकी रिपोर्ट विधानमंडल में रखी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली जाती धारा 35। धारा 35 में क्या लिखा है, तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है केंद्र सरकार को। तो धारा 35 में सेक्शन 35 में यह केंद्र सरकार को अधिकार है कि केंद्र सरकार समय समय पर इस आयोग के लिए कुछ नियम बना सकेगी। ये शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है फ्रेंड, और ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धारा 35 समाप्त हो जाती है। इसके बाद आती है धारा 36। धारा 36 में लिखा है कि आयोग को राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाने की शक्ति भी प्राप्त है। तो 35 में क्या है, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति, और 36 में क्या है, राज्य सरकार को आयोग के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये धारा 36 में समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर अगला अधिनियम आ जाता है, अगला नियम आता है कि बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम 2006। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो धारा 35 थी, धारा 35 में हमारी केंद्र सरकार को इस आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। और उसी धारा 35 के तहत हमारे भारत में बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम बनाया गया है, जिसे 2006 में बनाया गया था। तो 2006 में नियम बनाए गए थे, इसलिए इसका नाम हुआ बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम 2006। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसमें भी कुछ धाराएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें धारा कौन कौन सी है, तो इसमें आ जाता है इसमें नियम कौन कौन से हैं। तो कुछ नियम हमारी केंद्र सरकार ने बनाए हैं। बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम 2006, इस नियम में या ये जो नियम है 2006 का, तो इसमें क्या क्या नियम है, तो इसमें अब आपको धारा याद नहीं रखना है, कुछ नियम इसमें बनाए गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम 2006, तो इसमें कुछ नियमों का प्रावधान है। तो वे नियम कौन कौन से हैं, तो पहला नियम देखिए दूसरा, तो नियम 2 इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है कि आयोग अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, ये इनमें इनका वर्णन इसमें किया गया है। तो धारा 2 में क्या लिखा है, तो नियम 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि एक आयोग होगा, आयोग में अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, इसके बाद सदस्य सचिव होंगे। ये सब इसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। नियम 4 में क्या लिखा हुआ है, तो नियम 4 में लिखा है कि इसमें जो सदस्य सचिव होगा इसका न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 5। तो नियम 5 में लिखा है कि सदस्य सचिव की शक्तियां एवं उसके कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है, और अध्यक्ष के सलाह से, अध्यक्ष के परामर्श से आयोग की बैठकें बुलाई जा सकेगी। अगर अध्यक्ष इसमें परमिशन देता है कि आयोग की बैठकें बुलानी चाहिए या नहीं बुलानी चाहिए, तो अध्यक्ष के सहयोग से आयोग की बैठकें बुलाई जा सकती है। यह नियम 5 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 6। तो नियम 6 में लिखा है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि का प्रावधान इसमें किया गया है। आ गया समझ में। तो जो
आयोग होगा हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसमें जो भी अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनके पदावधि के बारे में वर्णन इसमें किया गया, इनके कार्यकाल का वर्णन है। तो इसमें अध्यक्ष कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए। इसके बाद जो सदस्य होंगे तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो 3 वर्ष होगा या 60 वर्ष होगा, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है नियम 6 में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नियम 7। तो नियम 7 ये किसका वर्णन करता है, तो ये वेतन एवं भत्ते इनका वर्णन करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन भत्ते कितने कितने दिए जाएंगे, इसका वर्णन इस नियम 7 में किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नियम 8। नियम 8 में क्या लिखा है फ्रेंड, तो नियम 8 में इनको समय के अनुसार जो महंगाई बढ़ रही है तो ये महंगाई भत्ते दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसके बाद में इनकी छुट्टी मंजूर करना है या नहीं करना है, इसका वर्णन भी नियम 8 में किया गया है। आगे समझ में। और इसके बाद में जितने भी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनकी छुट्टी कौन स्वीकार करता है, तो इनकी छुट्टी हमारी केंद्र सरकार तय करती है। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 13। तो नियम 13 में लिखा है कि अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को शासकीय निवास उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनको जो सरकारी आवास प्रदान किया जाएगा उनका उपयोग ये लोग कर सकेंगे, ये लिखा है नियम 13 में। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 14। नियम 14 में इनको वाहन की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये वाहन की सुविधा भी या वाहन सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे, ये नियम 14 में लिखा है। फिर इसके बाद नियम 15 में क्या है, तो नियम 15 में है कि चिकित्सकीय उपचार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। अब जो आयोग में कार्य करेगा अध्यक्ष या सदस्य है, तो हो सकता है कि समय पर या कभी इनकी तबीयत भी खराब हो जाए, इनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो इन्हें चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ये नियम 15 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 17। ये आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। तो आयोग के काम क्या होंगे, ये नियम 17 में लिखा हुआ है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 18। नियम 18 क्या कहता है, तो इसमें आयोग की जो कार्यविधियां होती हैं, ठीक है, तो आयोग की कार्यविधियां और उनकी प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। आयोग कार्य कैसे करेगा और किस प्रक्रिया के तहत कार्य करेगा, इन सभी का वर्णन इस नियम 18 में इसका प्रावधान किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें नियम 19। अब नियम 19 इसमें क्या लिखा है, तो आयोग की बैठकें समय समय पर होगी, तो कब कब बैठक होगी इसका वर्णन नियम 19 में किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 20। अब नियम 20 इसमें क्या लिखा है, तो इसमें आयोग की रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा, तो आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है नियम 22, और यह आयोग के परामर्शदाताओं का एक पैनल होगा, उसके बारे में प्रावधान करता है। तो नियम 22 में क्या लिखा है, तो जो नियम 22 यहाँ पर आता है, तो नियम 22 में लिखा है कि आयोग के जो परामर्शदाता होगा, तो इनका ग्रुप होगा, इनका समूह होगा, जो समय समय पर इन्हें परामर्श देगा, आयोग को सलाह देगा। फिर इसके बाद में आ जाता है नियम 23। तो नियम 23 या नियम 23 इसमें क्या लिखा हुआ, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो आयोग प्रतिवर्ष 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, यह नियम 23 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला जाता है नियम 24। इसमें आयोग की वित्तीय शक्तियों का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा, तो ये समय समय पर धन व्यय कर सकेगा, मतलब धन खर्च कर सकेगा। तो यह भी अधिकार इस नियम 24 के तहत इस आयोग को दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है पोस्को एक्ट 2012। और ये पॉक्सो एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। तो अभी तक हमने जो आपको बताया था, तो ये बालकों के संरक्षण के लिए जो आयोग स्थापित किया जाएगा, उसके लिए ये कुछ अधिनियम बनाए गए थे, कुछ नियम बनाए गए थे और उसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, तो उस नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर की गई, कब की गई, अध्यक्ष, इसके बाद में पहला कौन था, वर्तमान कौन है, सदस्य कितने हैं, ये कैसे कार्य करता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इस आयोग को पढ़ने से पहले जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, ये जानना बहुत जरूरी था,
इसके बाद फिर अगला जाता है पॉक्सो एक्ट 2012। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉक्सो एक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये बालकों के अधिकार या बालकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए या बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए, उन पर जो अत्याचार होता है उससे उन्हें बचाने के लिए, बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम बनाया जाता है 2012 में। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए कि जिस पॉक्सो की अपन बात कर रहे हैं, तो जो पॉक्सो एक्ट 2012 में हमारी संसद के द्वारा पारित किया गया था, तो इसका मतलब क्या होता है और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों थी। तो हमारे भारत में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा था, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया 2012 में। ठीक है, तो यौन अपराधों एवं उत्पीड़न से संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन एक्ट 2012, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पॉक्सो कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना, इसके बाद यौन अपराधों से उन्हें बचाना, उनकी रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, बलात्कार से उन्हें बचाना, ये इसके लिए ये एक्ट पारित किया जाता है 2012 में। तो इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यह अधिनियम किसके लिए बनाया गया था या किस लिए बनाया गया था। तो जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। ठीक है, तो लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और ऐसे लड़के लड़कियों के साथ में यौन उत्पीड़न किया जाता है, यौन अपराध किया जाता है इनके साथ, या इनका बलात्कार किया जाता है लड़कियों का, या इसके बाद में इनके साथ और भी कोई गलत कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो ये इन पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान करता है पॉक्सो एक्ट, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगर कोई पुरुष है और उसके नाबालिग पत्नी है, ठीक है, और उसकी एज 18 वर्ष से कम है, और ऐसा पुरुष यदि उसकी नाबालिग पत्नी के साथ भी यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देता है तो उसे भी छूट नहीं दी गई है, उसे भी सजा दी जाएगी। ये इस अधिनियम में प्रावधान है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में अगला जाता है इसमें संशोधन के बारे में। तो संशोधन इसमें कब किया जाता है, तो संशोधन इसमें 2019 में किया गया था। तो पॉक्सो संशोधन बिल 2019, ठीक है, तो ये संसद में प्रस्तुत किया गया था 2019 में, और यह बिल 2012 में जो पॉक्सो एक्ट बना था 2012 में, उसमें संशोधन करता है, उसमें थोड़ा सा सुधार करता है। तो सुधार क्या करता है कि जो यौन उत्पीड़न के मामले थे, यौन शोषण की घटनाएं थी, इनसे रक्षा तो करता था हमारा पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों की, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी की जाती थी। पोर्नोग्राफी मतलब कि उनके बच्चों का अश्लील वीडियो बनाया जाता था, समझ में। तो अगर ऐसे बच्चों का अश्लील वीडियो बनाया जाता है, या इनकी अश्लील फोटो खींची जाती है, या इनके साथ और कोई अश्लील हरकतें की जाती है, तो ऐसे लोगों पर, ठीक है, ऐसे लोग जो इन बच्चों के साथ में अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, या अश्लील उनकी फोटो खींचते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, या पोर्नोग्राफी करते हैं, इनका यौन उत्पीड़न करते हैं, यौन शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी सरकार ने कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया है। अगर इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम देता है तो कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर उन्हें सजा दी जाएगी। तो ये 2019 के पॉक्सो संशोधन बिल में प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर जो भी ऐसे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, अश्लील फोटो खींचता है बच्चों की, या फिर अश्लील वीडियो बनाता है, तो ऐसे लोगों को हमारी संसद ने इस अधिनियम में प्रावधान किया है, इस बिल में प्रावधान किया कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और 20 साल की सजा इन्हें दी जाए। इतना कठोर प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि अगर इस प्रकार की हरकतें बच्चों के साथ होगी तो उनका भविष्य अंधकार में जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए ये अधिनियम इतना कठोर है, ठीक है, जो आपको याद रखना होगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए हमारी संसद के द्वारा और विश्व के स्तर पर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो विश्व के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और हमारे भारत के स्तर पर भी इनके बच्चों के कल्याण के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, जो मैंने आज आपको बताए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, वह होगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इसके बाद में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा फ्रेंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।